आज हम बात करने वाले हैं उस प्लास्टिक के छोटे से टुकड़े की जो मॉडर्न कॉमर्स की यानी हमारी खरीदारी के तरीकों की रीढ़ की हड्डी है। जी हां, क्रेडिट कार्ड। सोचने में तो ये बस एक प्लास्टिक का कार्ड है ना। लेकिन इस छोटे से कार्ड ने दुनिया भर में मतलब ग्लोबली इतना बड़ा असर डाला है। इसने हम सबके खरीदने, बेचने और यहाँ तक कि पैसे के बारे में सोचने का तरीका ही पूरी तरह से बदल दिया है। हम अक्सर इसे इस्तेमाल करते हैं, टैप करके पे कर दो। बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हम टैप करते हैं तो असल में पर्दे के पीछे होता क्या है, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। तो चलिए इस डिजिटल रहस्य को आज सुलझाते हैं। तो स्केल की बात करें तो जून 2018 तक पूरी दुनिया में लगभग 7.5 अरब से भी ज़्यादा क्रेडिट कार्ड थे। और ये नंबर तो तब से और भी बढ़ गया होगा। ये आंकड़ा बताता है कि ये सिस्टम कितना बड़ा है, एक ग्लोबल नेटवर्क जो हर सेकंड 24 घंटे काम कर रहा है। तो चलिए एक ट्रांजैक्शन की पूरी यात्रा को फॉलो करते हैं, शुरू से लेकर एकदम आखिर तक। इसे एक हाई स्पीड डिजिटल रिले रेस की तरह समझिए, जहां जानकारी एक जगह से दूसरी जगह बिजली की तेजी से दौड़ती है। हर ट्रांजैक्शन, चाहे छोटा हो या बड़ा, इन 5 स्टेप से गुजरता है। पहला है ऑथराइजेशन, फिर ऑथेंटिकेशन, उसके बाद बैचिंग, फिर क्लियरिंग और आखिर में सेटलमेंट। और सबसे कमाल की बात, ये सब आंख झपकते ही, मतलब कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले आता है ऑथराइजेशन। इसको ऐसे समझिए जैसे दरवाजा खटखटाना। जैसे ही कार्ड स्वाइप या टैप होता है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट सीधी कार्ड होल्डर के बैंक को जाती है। रिक्वेस्ट क्या पूछती है? बस इतना कि इस कार्ड में इस खरीदारी के लिए उपलब्ध क्रेडिट है या नहीं। अगर बैंक कहता है हाँ है, तो झट से एक अप्रूवल कोड वापस आ जाता है। अगला स्टेप है ऑथेंटिकेशन। ये आसान भाषा में एक सिक्योरिटी चेक है। सिस्टम ये डबल चेक करता है कि कार्ड इस्तेमाल करने वाला इंसान वही है जिसका वो कार्ड है। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त सीवीवी कोड डालते हैं या अपना बिलिंग एड्रेस कंफर्म करते हैं, वही है ऑथेंटिकेशन। इससे फ्रॉड को रोकने में मदद मिलती है। और अब आती है असली चीज, क्लियरिंग और सेटलमेंट। यही वो स्टेज है जहां पैसा असल में एक बैंक से दूसरे बैंक में मूव होता है। आमतौर पर होता यह है कि दिन भर के सारे ट्रांजैक्शंस को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है एक बैच में। फिर अक्सर रात में क्लियरिंग प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस वेरीफाई होते हैं और उसके बाद सेटलमेंट होता है, मतलब पैसा दुकानदार के अकाउंट में पहुंच जाता है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये काम कैसे करता है, लेकिन इस पूरे खेल में खिलाड़ी कौन कौन हैं और ये सिस्टम इतना बड़ा बना कैसे? चलिए अब इसकी बात करते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन में 5 की प्लेयर्स होते हैं। पहला कार्ड होल्डर यानी हम जैसे कस्टमर, दूसरा मर्चेंट यानी दुकानदार, फिर आता है इशुइंग बैंक, ये कार्ड होल्डर का बैंक है जो क्रेडिट देता है। चौथा है एक्वायरिंग बैंक, ये मर्चेंट का बैंक है जिसे पेमेंट मिलती है। और इन सबको जोड़ने वाला कार्ड नेटवर्क, जैसे कि वीजा या मास्टर कार्ड। ये सब एक टीम की तरह काम करते हैं। क्रेडिट का आइडिया वैसे कोई नया नहीं है। कहानी शुरू हुई थी मेटल की प्लेट से, जिनको चारगा प्लेट्स कहते थे। फिर अमेरिकन एयरलाइंस ने अपने कस्टमर्स के लिए अभी खरीदो बाद में चुकाओ वाले एयर ट्रैवल कार्ड्स निकाले। और फिर 1958 में बैंक ऑफ अमेरिका ने बैंक अमेरिकार्ड लॉन्च किया। यह पहला मॉडर्न क्रेडिट कार्ड था और इसने पूरी इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। लेकिन शुरुआती दिन थोड़े अजीब थे। बैंकों ने लाखों लोगों को बिना मांगे ही क्रेडिट कार्ड्स घर भेज दिए। सोच के देखिए, इससे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कियोस यानी एक तरह की आर्थिक गड़बड़ी फैल गई। तब प्रेसिडेंट जॉनसन की एक स्पेशल असिस्टेंट बेटी फर्नेस ने एक बात कही थी जो इस रिस्क को बहुत अच्छे से समझाती है। उन्होंने कहा कि ये काम डायबिटीज के मरीजों को चीनी देने जैसा था। तो चलिए अब इस सिस्टम के फायदे और नुकसान पर नजर डालते हैं। इसका कंज्यूमर पर क्या असर पड़ता है और दुकानदार पर क्या? कार्ड होल्डर्स के लिए क्रेडिट कार्ड एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ सुविधा है, रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलते हैं, परचेज प्रोटेक्शन है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं और कर्ज के जाल में फंसने का खतरा भी उतना ही बड़ा है। तो सबसे जरूरी चीज है बैलेंस बनाकर रखना। और ये बात मर्चेंट्स के लिए यानी दुकानदारों के लिए बहुत जरूरी है। जब कोई 100 रुपये का पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करता है तो दुकानदार के हाथ में पूरे 100 रुपये नहीं आते। उसमें से लगभग 2% यानी 2 रुपये इंटरचेंज फीस में कट जाते हैं। अब सुनने में ये शायद कम लगे, लेकिन जब लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शंस होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी लागत बन जाती है। तो फिर सवाल उठता है कि बैंक पैसा कैसे कमाते हैं?
उनके दो मेन जरिए हैं। पहला, जो हम बैलेंस छोड़ देते हैं उस पर लगने वाला इंटरेस्ट, और दूसरा, हर ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट से ली जाने वाली इंटरचेंज फी। चलिए अब इस सारी जानकारी को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। सवाल यह है कि अपने लिए सही क्रेडिट कार्ड कैसे चुना जाए। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे अच्छा कार्ड वही है जो किसी के खर्च करने की आदतों से मैच करे। इसलिए पहला स्टेप है अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को अच्छे से समझना। पैसा सबसे ज्यादा कहाँ जा रहा है, ग्रोसरीज पर, ट्रैवल पर या ऑनलाइन शॉपिंग पर? और एक और जरूरी बात, क्या बिल हर महीने पूरा चुकाया जाएगा या बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा? क्योंकि इससे इंटरेस्ट रेट कितना मायने रखता है ये तय होता है। एक और बड़ा सवाल है, नो फी कार्ड लें या प्रीमियम कार्ड जिसमें एनुअल फी लगती है। देखिए, बिना फी वाले कार्ड बेसिक जरूरतों के लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है या जिसके खर्चे ज्यादा हैं तो प्रीमियम कार्ड की फी उसके बेनिफिट्स जैसे एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस या बेहतर रिवॉर्ड्स के सामने एक अच्छी डील हो सकती है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि इंटरेस्ट रेट्स पेमेंट की आदतों के हिसाब से सही हो। और आखिर में आइए भविष्य की तरफ देखते हैं। टेक्नोलॉजी इस क्रेडिट के पूरे कॉन्सेप्ट को आखिर कैसे बदल रही है। आजकल फिजिकल प्लास्टिक कार्ड की जरूरत धीरे धीरे कम हो रही है। हम अपने फोन से पे करते हैं, है ना? टोकनाइजेशन जैसी नई टेक्नोलॉजीज हमारे कार्ड डिटेल्स को सिक्योर रखती हैं। इससे पेमेंट्स ना सिर्फ आसान हो गए हैं बल्कि पहले से ज्यादा सुरक्षित भी हो गए हैं। तो एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है वो ये है, क्या क्रेडिट कार्ड का युग अब खत्म हो रहा है या ये सिर्फ अपना रूप बदल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारे फोन्स और ऐप्स में छिपकर हमारी जिंदगी का पहले से भी बड़ा हिस्सा बन रहा है?